हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हमने कॉस्टिंग के अंदर जो नया चैप्टर शुरू करना है वो है डिसीजन मेकिंग टूल्स। हालांकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर इस चैप्टर का नाम डिसीजन मेकिंग टूल्स लिख रखा था, इसलिए मैंने भी अपने नोट्स के अंदर इसका नाम डिसीजन मेकिंग टूल्स रख दिया। लेकिन असल में हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? तो दोस्त, जहां पर सारी की सारी कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर ही प्रॉफिट्स या सरप्लस या डिसीजंस लिया जाना शुरू कर दिया जाए, तो इस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। पहली बार आपने मार्जिनल का मतलब सुना था या मार्जिनल वर्ड आपने सुना था जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, या तो 11th और 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आपने कभी मार्जिनल कॉस्ट सुना होगा। क्या होती थी डेफिनेशन? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा करते थे कि अगर एक एडिशनल यूनिट बनानी हो, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करना हो, तो हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा में खर्च करने पड़ेंगे, इसको आप कहते थे मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट में 11th और 12th इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। अब क्या किया करते थे, मैंने कहा मान लेते हैं टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट 100 रुपीज की है, लेकिन अगर हम 2 यूनिट बनाएं तो हमें टोटल कॉस्ट 120 रुपीज की खर्च करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट 2 - 1। ऐसा अगर कर दिया जाए तो ये होता है 120 - 100 डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो ये जो 20 रुपये निकल के आया है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहूं तो ये एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए मुझे 20 रुपये अलग से खर्च करने पड़ेंगे। तो ये जो 20 रुपीज है, इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का जो दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे, आओ वो भी समझें। हालांकि ये डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन एक बार और ये डिस्कशन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सबको पता है कि भाई अगर प्रोडक्शन करने जाओगे तो एक जो कॉस्ट लगने वाली है वो है आपकी फिक्स कॉस्ट। एक जो कॉस्ट लगने वाली है वो है आपकी फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट विच विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, उसके बाद रेंट के एक्सपेंसेस, तो ये सारे खर्चे जो होते हैं आपके फिक्स कॉस्ट होते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन करते समय डायरेक्ट मटेरियल हो या डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इन सब के जो खर्चे होते हैं दे आर द वेरिएबल इन नेचर। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला दिया जाए तो अब जो कॉस्ट बनेगी इसको हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट, दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल रिप्रेजेंट्स द फिक्स कॉस्ट। इसको अगर मैथमेटिकली करने की बात जाए तो मैंने कहा भाई एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगी? टोटल कॉस्ट मिलेगी। अगर फिक्स कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो इसका मतलब निकलता है टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ये किसके बराबर होगी? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। अगर वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करूं तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या निकल के आता है? फिक्स कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूं तो जो डिफरेंस की कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी फिक्स कॉस्ट। तो दो तरीके की कॉस्ट है, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। दोनों की डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट विच विल वेरी विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज हो, दैट कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट विच विल रिमेन कांस्टेंट इन द रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन कम करें, ज्यादा करें, ना करें, बहुत ज्यादा करें, 200% 300% एक्टिविटी लेवल पे काम करें, लेकिन ये कॉस्ट उतनी ही लगने वाली है। द कॉस्ट इज नाइदर गोइंग टू इंक्रीज नॉर गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। अब मैनेजमेंट को ये पता होता है कि भाई हम जो चाहें जैसा चाहें वो डिसीजन ले लें, लेकिन फिक्स कॉस्ट के अंदर हम कोई चेंजेस लेके नहीं आ सकते। हमको पता है, मैनेजमेंट को पता होता है कि भाई अगर हम फैक्ट्री का रेंट 50,000 पर मंथ पे कर रहे हैं तो अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाते भी हैं तब भी हम फैक्ट्री रेंट 50,000 ही पे करेंगे। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को कम करते हैं तब भी हम फैक्ट्री रेंट 50,000 रुपीज पर मंथ ही पे करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम लोग कई बार कहते हैं पीरियड कॉस्ट, क्योंकि पीरियड खत्म हुआ तो ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पीरियड खत्म हुआ, आप मान लिया जाएगा कि आपको उसके बेनिफिट मिल गया। एक्चुअली आपने उन बेनिफिट्स को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट किया हो या नहीं किया, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया हो या नहीं किया, वो आपका प्रॉब्लम है। लेकिन आपने अगर एक पीरियड स्पेंड कर दिया, एक पीरियड अगर खत्म हो गया तो आपको ये पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट को कई बार हम लोग कहते हैं पीरियड कॉस्ट। तो अब आप इसको फिक्स कॉस्ट कहो या आप इसको पीरियड कॉस्ट कहो, बात एक ही है।
तो मैनेजमेंट को पता होता है कि हम जो चाहें जैसा चाहें डिसीजन ले ले, हम फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए फिक्स कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती और ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इररेलेवेंट हो जाती है। इसलिए हम लोग फिक्स कॉस्ट को कई बार कहते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। अब मैनेजमेंट को पता है कि अगर उन्हें कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए और कोई नए डिसीजंस लेने हैं, तो वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसी वेरिएबल कॉस्ट को दोस्त हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। दिस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। अब कई बार इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, कई बार मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया डिसीजन मेकिंग टूल्स। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने से रिलेटेड जितनी वर्किंग्स होती हैं, जितने प्रोसीजर्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सारे प्रोसीजर्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते, फिर भी एज फार एज पॉसिबल वो सारे प्रोसीजर्स वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड हैं, उनके बारे में तो अक्सर बात होगी। अब सवाल ये कि सर ये मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? तो भाई मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन अभी भी वही है, द कॉस्ट विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसको बचा सकते हैं अगर आप एक यूनिट ऑफ आउटपुट कम बनाते, या एक यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने में आपको जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च होने वाली है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग या कॉस्ट का डेटा कलेक्ट करके, कॉस्ट के डेटा को क्लासिफाई करके, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्लासिफाई करके, उनकी प्रोसेसिंग करके, उनसे जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टूल्स अप्लाई करके जब हम कोई काम करते हैं, तो इस सारी टेक्निक्स को हम लोग कंबाइंडली दोस्त टेक्निक्स एंड द प्रोसीजर्स आर नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में वैसे तो बात करने के लिए दोस्त बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो सबसे बेसिक चीज होती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, पहले हम उसकी बात करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंपनी के मैनेजमेंट पर्सनल, कंपनी की कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है, कंपनी की कॉस्ट, वॉल्यूम का मतलब आउटपुट या लेवल ऑफ प्रोडक्शन या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और इनका प्रॉफिट के साथ में क्या रिलेशन है, इनके बीच में जब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है सो दैट दे कैन बेटर मैनेज फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस, तो इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे या अलग अलग आउटपुट लेवल पे, अलग अलग सेल्स के लेवल पे अलग तरीके से कॉस्ट को मैनेज करके, कॉस्ट को अरेंज करके हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के अंदर करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के अंदर जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर सबसे पहला वेरिएबल है सेल्स क्वांटिटी, दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तीसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वेरिएबल कॉस्ट, चौथा है फिक्स कॉस्ट, पांचवा है कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद अगर कोई एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट बना के बेच रही है, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और हो जाता है प्रोडक्ट मिक्स। कितनी कौन से प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटियां बना के मार्केट के अंदर बेचा जाए, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। तो ये दीज आर द डिफरेंट वेरिएबल्स अंडर द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। अब इन्हीं अलग अलग वेरिएबल्स को मैनेज करके कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाइड करना है। तो यही बात होती है हमारी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के अंदर। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप में जो सबसे पहली बात हम स्टडी करते हैं, जो सबसे पहली बात हम समझने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि वो लेवल ऑफ सेल्स ढूंढना कि जितनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी अगर हम बेच दें तो ना तो हम प्रॉफिट में होंगे ना तो हम लॉस में होंगे। तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की सिचुएशन को ढूंढने को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट पे एक बात जरूर है कि आपका नेट प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन एक बात और भी जरूर है कि आपका नेट लॉस भी जीरो होगा। आपके ब्रेक इवन पॉइंट में आप गुड्स को बेच के, सामान को बेच के, सेल्स जनरेट करके सिर्फ उतना ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उतनी ही इनकम जनरेट करते हैं ताकि आपकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर हो जाए। ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब सब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे? तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की दो अलग अलग मेथड, एक मेथड है इसके अंदर ज्योग्राफिकल मेथड और एक मेथड है इसके अंदर मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के अंदर हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करके ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। सर ज्योग्राफिकल मेथड में क्या होता है? सॉरी ज्योग्राफिकल कह रहा हूँ यार, ग्राफिकल मेथड, ज्योग्राफिकल नहीं सॉरी, ग्राफिकल मेथड और दूसरी है मैथमेटिकल अप्रोच। सर ग्राफिकल मेथड में क्या काम करते हैं? भाई ग्राफिकल मेथड में बस सिचुएशन यही है
ये है आपकी फिक्स कॉस्ट, ये है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और ये बन गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब मैंने कहा अब सेल्स का ग्राफ और प्लॉट कर दो। अब सर सेल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कहाँ प्लॉट करेंगे? मैं करता हूँ, ये लो, मान लेते हैं ये है हमारी सेल्स, ये लाइन रिप्रेजेंट्स करती है सेल्स को। सेल्स और टोटल कॉस्ट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लोग दोस्त हम लेते हैं यहां पर क्वांटिटी और यहां पे लेते हैं हम लोग प्राइस ऑब्लिक कॉस्ट। तो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं तो सेल्स और टोटल कॉस्ट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर सेल्स और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है। यहां से एक परपेंडिकुलर क्वांटिटी एक्सिस पे डाला जाए तो ये क्वांटिटी एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। कि अगर इतनी क्वांटिटी हमने बना के बेच दी तो हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को बराबर कर लेंगे, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ना तो हम प्रॉफिट पे होंगे ना तो हम लॉस पे होंगे। सर ठीक से समझाओ। तो सुनो फिर, मान लेते हैं मैंने इससे कम क्वांटिटी प्रोड्यूस की। सपोज मैंने इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। अब अगर मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूं और इसको एक्सटेंड करूं तो मेरी टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करती है यहाँ और मेरी सेल्स को इंटरसेक्ट करती है यहाँ। यानी इस क्वांटिटी पे Q1 क्वांटिटी पे मेरी टोटल कॉस्ट मेरी सेल्स से ज़्यादा है। और अगर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है सेल्स कम है, इसका मतलब हम अपनी टोटल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया मेरे लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द लॉस। ये पूरा का पूरा एरिया ये मेरे लॉस का एरिया होगा। इतने एरिया में तो मुझे लॉस ही हो रहा है क्योंकि मैं अपनी टोटल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा। देयरफॉर दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द लॉस। लेकिन अगर मान लो मैंने कभी सेल कर दी जो मेरी ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल Q2, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने इतनी क्वांटिटी बनाई, Q2 क्वांटिटी बनाई और Q2 क्वांटिटी बना के मैंने बेच दिया। अब मैंने कहा Q2 क्वांटिटी बना के बेची है तो यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये स्ट्रेट लाइन मेरी सेल्स को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और मेरी कॉस्ट को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब Q2 लेवल का मैं आउटपुट करूँ तो यहाँ पर मेरी सेल्स मेरी वेरिएबल कॉस्ट से, सॉरी यहाँ पर मेरी सेल्स मेरी टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। और सेल्स अगर टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो जब सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया जाएगा तो सिचुएशन किसकी बनेगी? प्रॉफिट की। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया रिप्रेजेंट्स करेगा मेरे प्रॉफिट को। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स माय प्रॉफिट। तो दोस्त मुद्दा ये है, नीचे वाला एरिया लॉस का है, ऊपर वाला एरिया प्रॉफिट का है। इसका मतलब सेल्स और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। दैट इज द ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप सेल्स का, कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप ढूंढ के मैथमेटिकल इक्वेशन बना के ग्राफ पेपर पे इसको इस तरीके से प्लॉट करके, सेल्स को प्लॉट करके आप एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ सकते हैं। सर मैथमेटिकल मेथड बताओ। मैथमेटिकल मेथड के लिए पहले आपको अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? प्रॉफिट निकालने के तरीके को, या मैं कहूं कि प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं डिटेल में अभी प्रॉफिट स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली अभी सिर्फ जो शॉर्टकट में जितना आपको जरूरी उतने की बात कर रहा हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज ड्यू टू मैनेजमेंट डिसीजंस वी कैन ओनली अफेक्ट द वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन वेरिएबल कॉस्ट की तरफ होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं और फिर हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, तब जाके हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, या तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। भाई सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? आपके लिए प्रॉफिट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है क्योंकि मैनेजमेंट के डिसीजंस में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही पार्टिसिपेट करती है, वही इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें फिर एक बार प्रॉफिट ढूंढें। तो अगर मैं सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं, अभी तक मैंने इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं की है, मैं सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं और अब अगर कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो इस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन। सर इसको प्रॉफिट क्यों नहीं कह देते? क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि जब हम कहते हैं प्रॉफिट तो सुनने वाला ये समझता है कि हमने अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, अब ये जो सरप्लस इनकम है, रेसिडुअल इनकम है, ये प्रॉफिट है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम सेल्स में से सिर्फ अभी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, अभी तक हमने टोटल कॉस्ट माइनस नहीं की है, इसलिए इसको आप नेट प्रॉफिट का नाम तो दे नहीं सकते, कुछ नया नाम देने की जरूरत है। तो इसको कहते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन निकालते समय आप ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर चुके हैं, अब इसमें से आप फिक्स कॉस्ट लगे हाथों और माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। हालांकि नेट प्रॉफिट आपको उतना ही मिलेगा टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद जितना मिलना चाहिए, लेकिन मैंने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करने की बजाय मैंने कहा कॉस्ट को दो हिस्सों में ब्रेकअप करो, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, इससे मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो इससे मिलेगा नेट प्रॉफिट। कभी कभी आप बचपन में एक रेशो भी निकाला करते थे जिसको आप कहते थे नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आप लिखा करते थे नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। वैसे ही एक रेशो हम और निकालते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पीवी रेशो। पीवी रेशो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन पीवी रेशो क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच है इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो याद रखना नेट प्रॉफिट रेशो और पीवी रेशो के बीच में फर्क है। हालांकि पीवी रेशो का जब मैं फुल फॉर्म कहता हूं तो कहता हूं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मत लिख देना। पीवी रेशो क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग की अप्रोच के अंदर आता है इसलिए पीवी रेशो में प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंट्रीब्यूशन को, इसलिए पीवी रेशो का फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और कई बार हम लोग पीवी रेशो का दूसरा नाम भी पुकारते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। अब आप इसको पीवी रेशो के नाम से पुकारें या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के नाम से पुकारें, बात एक ही होती है। सर आप ब्रेक इवन एनालिसिस समझा रहे थे, हाँ उसी पे आ रहा हूं, टेंशन मत लो। मैंने कहा सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो फिर में निकलेगा कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो निकलेगा नेट प्रॉफिट। अगर मैं सरलता से और सहजता से लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सेल्स में से माइनस करूं वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करूं फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट। इतना ठीक? यस सर बिल्कुल ठीक। अब मैं कह दूं कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, ऐड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है? आपका प्रॉफिट वैसे भी जीरो होने वाला है। या तो फिर अभी ऐड ब्रेक इवन पॉइंट को थोड़ा पीछे छोड़ देते, आगे चलते हैं। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को राइट साइड में ट्रांसफर करूं तो इक्वेशन बनती है फिर सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और अगर मैं कह दूं कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो एट ब्रेक इवन पॉइंट, कंडीशन ही यही होती है, एट ब्रेक इवन पॉइंट नेट प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन भी है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी ढूंढना, वो लेवल ऑफ सेल्स ढूंढना जहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो हो। आप ना तो प्रॉफिट कमा रहे हो ना तो लॉस कमा रहे हो, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जीरो होगा, तो बताओ इक्वेशन और क्या बनेगी? सर इक्वेशन बनेगी यहाँ पर सेल्स विल बी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस, सॉरी सेल्स विल बी इक्वल टू प्रॉफिट, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो प्रॉफिट की जगह लिख देता हूँ जीरो प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। या इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूँ तो इक्वेशन हो जाएगी सेल्स विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। अगर वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ला लूँ तो इक्वेशन बन जाती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाना चाहिए इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट के बराबर। ठीक, अब सेल्स का अगर फॉर्मूला ढूंढूं तो मैं ये हो जाता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट अगर फॉर्मूला और ब्रेकअप करूं तो ये हो जाता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये इज इक्वल टू होना चाहिए फिक्स कॉस्ट के बराबर। इन दोनों में से अगर मैं क्वांटिटी को बाहर निकाल लूं, क्वांटिटी, तो इक्वेशन बचती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक, अब जगह नहीं है, मैं इसको इसी लेफ्ट साइड में लिखता हूं। और अगर सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो क्वांटिटी विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करूं तो क्या कैलकुलेट होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्वांटिटी विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इतनी क्वांटिटी, मुझे तो वो क्वांटिटी निकालनी थी जहां पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जीरो हो जाए, तो ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या बना? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का पहला फॉर्मूला बना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
सर पहला फॉर्मूला मतलब कोई और फॉर्मूला भी है क्या? बिल्कुल है, कैसे नहीं, कैसी कैसी बातें करते, फॉर्मूला तो होगा ही होगा, कैसे नहीं हो सकता। चलो पहला फॉर्मूला बना मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी का, पहला फॉर्मूला बना फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, अब अगर मैं रुपीस को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो रुपीस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सॉरी क्वांटिटी को रुपीस से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में रुपीस से मल्टीप्लाई करूं, या मोटे मोटे तौर पे एक, हाँ पहले फॉर्मूला याद दिला दूं मैं आपको। मैंने एक फॉर्मूला लिखा था पीवी रेशो का, क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका था? पीवी रेशो का फॉर्मूला था। ठीक, अब अगर मैं इसी पीवी रेशो के फॉर्मूले से ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहूं तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला और बनता है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। अब ये क्वांटिटी में नहीं निकलेगा, कितने रुपए की सेल्स आपको जनरेट करनी पड़ेगी, आपकी सेल्स की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट हो जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अगर आप क्वांटिटी में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला काम करेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन आप अगर अमाउंट में सेल्स की रुपीस में वैल्यू निकाल के ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो फिर आपके लिए फॉर्मूला काम करेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सर ये फॉर्मूला ऐसा काम क्यों कर जाता है? दोस्त फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा काम इसलिए कर जाता है क्योंकि पीवी रेशो का फॉर्मूला रख के देख लो, यहाँ पे पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब सेल्स डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको आप न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करोगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? यहाँ पे रुपीस में वैल्यू आ जाएगी। तो बात घूम फिर के वही बैठने वाली है। सो दे आर टू डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक तो थी हमारे पास में ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ पेपर के अंदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेल्स के कर्व्स को ड्रॉ करके कहाँ पे सेल्स हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी वहां पर हम ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दूसरा हो गया हमारे पास में मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच के अंदर अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो इसके लिए पहला फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटीज विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए है, मॉनेटरी वैल्यू में चाहिए, तो फिर फॉर्मूला होगा आपके लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये आपके लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए। अब इसी में एक चीज और भी आती है कि सर हमने ब्रेक इवन पॉइंट तो निकाल लिया, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस की जगह पे हैं, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि अगर हम मान लेते हैं 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहें तो हमें कितने रुपए की सेल्स जनरेट करनी चाहिए? क्योंकि आपने ब्रेक इवन पॉइंट में ये तो बता दिया कि हमारा प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा जीरो प्रॉफिट या जीरो लॉस पे तो काम करने से रहा। उनकी तो प्रॉफिट की भी एक्सपेक्टेशन होती है, उनके तो पास भी टारगेट्स होते हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भी अगले साल का टारगेट है कि हमें साल भर के अंदर 40,000 रुपीज कमाने हैं, 40,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो फिर उसके लिए सेल्स कैसे निकलेगी? हाँ, उसके लिए अगर सेल्स निकालना है तो इसका मतलब आपको अपने कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं करनी है, आपको कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट और जितना आपका डिजायर्ड नेट प्रॉफिट है वो भी रिकवर करना है। तो अब रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, आपको जितना प्रॉफिट कमाना है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितने रुपए की सेल्स जनरेट करनी चाहिए, ये अगर कैलकुलेट करना है तो बेसिक फॉर्मूला तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूज करो। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको अपने कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है कि फिक्स कॉस्ट के साथ साथ आपको नेट प्रॉफिट भी कमाना है? सर हमको फिक्स कॉस्ट के साथ सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, तो फिर फॉर्मूला इतना ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। सर हमको फिक्स कॉस्ट के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी रिकवर करना है, तो फिर आप एक काम करो, फिक्स कॉस्ट के साथ ही आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दो। डिजायर्ड प्रॉफिट आप इसके अंदर जोड़ दो तो ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी डिजायर्ड सेल। अब ये डिजायर्ड प्रॉफिट आपका एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रॉफिट आप एस्टिमेट करना चाहें वो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड करके उसी फॉर्मूले को यूज करें तो इससे आपको डिजायर्ड प्रॉफिट भी मिल जाएगा। सर अब हमने डिजायर्ड सेल भी निकाल ली, लेकिन सर अगर मान लो आपके ग्राफ के हिसाब से चलें, आपके डायग्राम के हिसाब से चलें, तो ये है हमारी ब्रेक इवन सेल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, ये आपकी ब्रेक इवन सेल है। मान लो हमारी एक्चुअल सेल हुई है, ये है हमारी एक्चुअल सेल। इसका मतलब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस कमा रहे हैं? भाई सीधी बात है, आपकी एक्चुअल सेल्स आपकी ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है, और आपकी एक्चुअल सेल्स अगर ब्रेक इवन सेल से ज्यादा है तो पक्का पक्का आप प्रॉफिट के एरिया में हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है किसके बीच का? एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं MOS। MOS मतलब है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसीलिए क्योंकि इतने रुपए की सेल्स का आपके पास में कुशन है। सर कुशन है मतलब, क्वेश्चन है मतलब आप इतने रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो कल को अगर आपकी सेल्स कम भी हुई, जितनी एक्स्ट्रा सेल्स है, अगर उतनी एक्स्ट्रा सेल्स गिर भी गई, कम भी हो गई मार्केट की एडवर्स कंडीशंस के कारण भी, तब भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर उतनी सेल आपकी गिर भी गई, कम भी हो गई, प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो गई, तब भी आप कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इतनी आपके पास में एक एडवांटेज होती है। इसलिए इस एक्स्ट्रा सेल्स को, एक्स्ट्रा सेल इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, इसको कहते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है। इस टर्मोलॉजी को और प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की फर्दर थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, आ जाओ। इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आओ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। रामा लिमिटेड इज सेलिंग एट प्रेजेंट 8000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट मिला दोस्त 20 रुपए का। द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10 पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट आर ₹60,000 पर एनम। कैलकुलेट what is the break even sales level of the firm, how many unit of the firm must sell to earn a profit of ₹40,000, what will be the profit if the fixed costs are reduced by 10,000 and the variable costs are reduced by 10%. What selling price will give a profit of 40,000 at a sale of ₹8,000 unit? How much extra sales must be made to meet the extra fixed cost of ₹5,000? अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग आपके डिसीजंस क्या होनी चाहिए, ये वैल्यूज आपसे मांगी गई है। चलिए अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, यहां से लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले क्या चाहिए सर? सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स लेवल फॉर द फर्म। बताओ दोस्त, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या? अब ब्रेक इवन के फॉर्मूले में इसमें लिखा नहीं है कि हमें क्वांटिटी में चाहिए कि अमाउंट में, तो हम दोनों में कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, ब्रेक इवन पॉइंट हम किस में निकाल रहे हैं फिलहाल? क्वांटिटी में। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 60,000 पर एनम। फिक्स कॉस्ट मिल गई 60,000 पर एनम। अब चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो जो बच जाएगा वो होगा कंट्रीब्यूशन। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूं तो ये कैलकुलेट होगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो फिर तो इक्वेशन हो जाती है 60,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे केस के अंदर 20 रुपीज़ पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये हो जाता है ₹20 माइनस ₹10। 60,000 डिवाइडेड बाय 10, ₹60,000 डिवाइडेड बाय ₹10, वैल्यू होगी 6,000 यूनिट्स। ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट्स इन क्वांटिटी। अब अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालना हो तो रुपीज़ में निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज़ में कैलकुलेट होगा करना हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप ब्रेक इवन पॉइंट जो क्वांटिटी में आपने कैलकुलेट कर रखा है उसी को ले लो, उसी में सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो जाता है 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹20 पर यूनिट। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये हो जाएगा ₹1,20,000। इसका मतलब जिस दिन एंटिटी 1,20,000 रुपए की, जिस दिन बिजनेस यूनिट 1,20,000 रुपए की सेल्स जनरेट कर लेगी, उस दिन वो एंटिटी अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगी। आगे चलते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी है और फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 60,000 और पीवी रेशो का फॉर्मूला है हमारा पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में दिया हुआ है तो मैं भी ले लेता हूँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पीवी रेशो का फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा 10 रुपये, ₹10 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज़।
ये है हमारे पीवी रेशो का फॉर्मूला इनटू 100। अब अगर मैं पीवी रेशो निकालूं तो 10 डिवाइडेड बाय 20%, तो ये होता है 50%। तो इक्वेशन बनती है मेरी ₹60,000 डिवाइडेड बाय 50%, और 50% को लिखा जा सकता है 60,000 डिवाइडेड बाय 0.50। 60,000 डिवाइडेड बाय 0.50 इज इक्वल टू, ये आता है ₹1,20,000, और ये कैलकुलेट होती है हमारी ब्रेक इवन सेल्स, और ये ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट होगी रुपीज़ में। तो आप या तो पहले ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में निकाल के सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करें, तो अभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीज़ में मिल जाएगी, या ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में मिल जाएगी। या तो ब्रेक इवन सेल्स को रुपीज़ में निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब पीवी रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सर एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे? एग्जाम में आ गया तो आप या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी और द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, और ना लिखा हो तो आप क्वांटिटी में और रुपीज़ में दोनों में कैलकुलेट करके दिखाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। चलेंगे आगे। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या चाहिए था, पढ़ो। हाउ मैनी यूनिट द फर्म मस्ट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। अगर एक एंटिटी बिजनेस यूनिट 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो इसको कम से कम कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी? इस बार इन्होंने को आंसर यूनिट्स में मांगा है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या था डिजायर्ड सेल्स का? अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। डिजायर्ड सेल्स का प्रॉफिट था, फिक्स कॉस्ट के साथ हमने क्या रिकवर करना है, जो हमारा डिजायर्ड नेट प्रॉफिट है हमने वो भी रिकवर करना है। तो फिक्स कॉस्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करो और डिवाइडेड बाय करेंगे अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कैलकुलेट हो जाएगी हमारी डिजायर्ड सेल। फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000 रुपीज़ की, हमें 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया था हमारा 10 रुपये। 60,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, ये होता है 10,000 यूनिट्स। यानी अगर ये बिजनेस यूनिट 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो इसको कम से कम 10,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। थर्ड केस में क्या है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ द फिक्स कॉस्ट आर रिड्यूस्ड बाय 10,000 एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर रिड्यूस्ड बाय 10%। अगर फिक्स कॉस्ट भी 10,000 रुपये से कम हो जाए और वेरिएबल कॉस्ट भी 10,000 रुपये से कम हो जाए, लेकिन एंटिटी की सेल जो कि एट प्रेजेंट 8,000 यूनिट की है उतनी ही रहे, तो एंटिटी का प्रॉफिट क्या होगा? तो इस बार आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक कॉलम होगा दोस्त पर्टिकुलर का, एक कॉलम होगा अमाउंट का। बताओ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। हाँ नहीं, हाँ नहीं सर, हाँ नहीं मतलब सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट तो निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज कर रहे हैं इसलिए पहले सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यानी हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा पॉइंट नंबर ए में सेल्स। अब मेरी सेल्स कितनी है? ये कह रहे हैं हम 8,000 यूनिट बेच रहे हैं, 8,000 यूनिट, और हर एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़। तो एग्जिस्टिंगली मेरी सेल्स है 1,60,000 की। इसमें से मुझे माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं लिखूंगा, सॉरी मैं लिखूंगा यहाँ पे बी में लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? अगर मैं 8,000 यूनिट बेचूंगा इसका मतलब मैं 8,000 यूनिट बनाऊंगा, और 8,000 यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? सर 10 रुपये। नहीं, ये कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% से डिक्रीज हो रही है। तो आपकी नई रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? ₹10। तो आपकी पहले से ही वेरिएबल कॉस्ट चली आ रही है, अब वेरिएबल कॉस्ट को 10% से कम भी करना है। तो 10 माइनस 10% करूं तो नई मेरी रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 9 रुपये निकल के आती है। 9 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 8,000 करूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आती है 72,000। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाता है 88,000 रुपीज़ का। ये निकला मेरा कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर सी, कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी। अब पॉइंट नंबर डी में माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? पहले से हमारी फिक्स कॉस्ट थी 60,000 रुपये की। क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी फिक्स कॉस्ट भी 10,000 रुपीज़ से कम होगी, तो मैं माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपीज़।
तो अब मेरा निकलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, पॉइंट नंबर ई में लिखेंगे प्रॉफिट, सी माइनस डी, 88,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू हमारा प्रॉफिट होता है 38,000 रुपीज़ का। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी पॉइंट नंबर 3 में, कि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी 10% से कम हो जाए और फिक्स कॉस्ट भी हमारी 10,000 से कम हो जाए तो हमारे लिए प्रॉफिट कितना होगा। इसी के नीचे लिख दो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी इक्वल टू ₹10 माइनस 10% ऑफ ₹10 इज इक्वल टू ₹9। रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, रिवाइज्ड फिक्स्ड कॉस्ट होगी 60,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 50,000। हालांकि ये वर्किंग हमने ऊपर स्टेटमेंट बनाते समय भी शो की है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर स्टेटमेंट बनाते समय वर्किंग शो ना कर पाएँ तो उसको फिर नीचे एज अ वर्किंग नोट ज़रूर दिखा दें। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या मांग रहे हैं, व्हाट सेलिंग प्राइस विल गिव अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 एट अ सेल्स ऑफ 8,000 यूनिट। अगर हम अभी भी 8,000 यूनिट की ही सेल्स जनरेट करें, हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जैसे पहले 10 रुपये पर यूनिट थी वो भी उतनी ही रहे, क्योंकि उसके बारे में पॉइंट साइलेंट है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट भी उतनी ही रहेगी, सेल्स क्वांटिटी 8,000 यूनिट की होगी। लेकिन अगर इतना सब कुछ पहले के जैसा ही रहने के बाद मैं अभी भी 40,000 रुपये कमाना चाहूँ तो मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए, मेरे सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। यूनिट्स तो दी हुई है क्वेश्चन में कि हम अभी भी 8,000 यूनिट ही बेचना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सेलिंग प्राइस को रिवाइज करना चाहते हैं ताकि हमारा नेट प्रॉफिट 40,000 रुपये का हो जाए। अब इसके लिए थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर रिवर्स कैलकुलेशन मतलब, मैंने अपने स्टेटमेंट के अंदर बताया था कि भाई पहले आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मैं अगर इसी को एक मिनट, हाँ, अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूँ तो मैंने इक्वेशन क्या बनाई थी, पहले मैंने कहा था कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए अब मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन मतलब अगर मैं फिक्स कॉस्ट को राइट साइड में ट्रांसफर कर दूं तो इक्वेशन बन जाती है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। मुझे कितने रुपए का नेट प्रॉफिट कमाना है, उसमें अगर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट जोड़ दूं तो मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को अगर मैं डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दूं तो ये निकल जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब इस इक्वेशन को रीराइट किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने यहाँ से निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को राइट साइड में ट्रांसफर करूँ तो इक्वेशन बनती है सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगी। अभी तक हम सेल्स में से नेट प्रॉफिट निकाल रहे थे, लेकिन हम नेट प्रॉफिट के बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकालना है, इसलिए मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। तो काम करने का तरीका ये होगा कि पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी सोल्ड करेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं नेट प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करूंगा, तब टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगा। काम शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो फिर आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर कौन सा था, 4 की 5? 4, पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। अब हम रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो फिर आगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूं सर? कंट्रीब्यूशन निकालूं। बताओ कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन का सर फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक। मेरी फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 60,000 की, मैं 40,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, इसका मतलब मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का जनरेट करना पड़ेगा। अब मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा दोस्त टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। टोटल कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया है 1 लाख रुपीस का, और अभी भी हम 8000 यूनिट ही बेचना चाहते हैं, 8000 यूनिट्स। 1 लाख डिवाइडेड बाय 8000 ये निकल के आता है ₹12.50, यानी हर एक यूनिट में ₹12.5 का कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो बताओ क्या करूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या करूं। मुझे इस कंट्रीब्यूशन में के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करनी है, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आती है मेरी दोस्त यहां पर ₹12.50 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 10 रुपये। इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस होना चाहिए 22.50 पर यूनिट। लो, ये था हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवा, हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्स मस्ट बी मेड टू मीट द एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹5000। अगर आपकी कॉस्ट, बाकी सारी कंडीशन कांस्टेंट है, सेल्स क्वांटिटी 8000 यूनिट की ही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज़ का ही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ का ही है इसका, और फिक्स कॉस्ट आपकी 60,000 की थी, वो भी उतनी ही है। लेकिन अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 60,000 से बढ़ के 65,000 हो जाए, 5,000 रुपए की अगर आपकी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट हो जाए, तो उस एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितनी एडिशनल यूनिट आपको बेचनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये कैसे निकालेंगे, आओ वही बताता हूं। पॉइंट नंबर 5, एक्स्ट्रा यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹5000। भाई सीधी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था। सब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला किस बेसिस पे बना था, ये फॉर्मूला इस बेसिस पे बना था कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर चुका हूं, इसका मतलब मैं वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर चुका, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो जब आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मतलब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं। तो सिर्फ और क्या रिकवर करना बाकी रह गया, फिक्स कॉस्ट रिकवर करना बाकी रह गया। तो मैं कितनी यूनिट बेच के फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लूंगा, उसी के बेसिस पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बना। और यहां पर भी आपको क्या रिकवर करने कह रहे हैं, फिक्स कॉस्ट। बस इतना है कि यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की बजाय ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने कह रहे हैं। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी पड़ेगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एडिशनल यूनिट्स to be sold will be equal to additional fixed cost divided by contribution per unit। additional fixed cost थी हमारी 5000 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10 रुपीज़ का। तो एडिशनल कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी, 500 यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, ताकि हमारी एडिशनल 5000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट दोस्तों, आप इसको कुछ छूटा होगा तो लिखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 हम लोगों ने इस पेज पे कैलकुलेट किया था।
इसके बाद पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 हम लोगों ने इस पेज पे कैलकुलेट किया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का लिख के हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर टू फर्म A Limited and B Limited. The sales and cost information of these two firms are given below. Sales unit 10,000, 10,000. Selling price per unit 20 rupees, 20 rupees. Variable cost per unit. A Limited की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपीज की है, लेकिन B Limited की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज की है। फिक्स कॉस्ट 40,000 एंड 90,000। दोनों के बीच में कॉस्ट का यही फर्क है। A Limited ने अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई है तो इसके कारण उनकी फिक्स कॉस्ट कम हो गई है, लेकिन B Limited की फिक्स कॉस्ट इन्होंने बढ़ा के रखी है, इसलिए उनकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम रख रही है। एनालाइज द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। एनालाइज द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसाइड करके बताएं कि कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा रिस्की है, कौन सी कंपनी कितनी जल्दी लॉसेस को फेस कर सकती है और किस कंपनी को अपनी कॉस्ट के स्ट्रक्चर को मैनेज करने की ज़रूरत है, ये आपको बताना है। चलिए काम करना शुरू करेंगे। सर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दोस्त आप दोनों फॉर्म की दी हुई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे नेट प्रॉफिट निकालें। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 2, लिखेंगे द प्रॉफिट position, comma, break even sales and margin of safety can be presented as follows। हम तीन चीज़ें निकाल रहे हैं, एक तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे, दूसरा ब्रेक इवन सेल्स भी कैलकुलेट करेंगे और साइड बाय साइड हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट को एनालाइज करना शुरू करेंगे, काम चालू करेंगे। सर कैसे करेंगे दोस्त? मैं एक काम करता हूँ, A लिमिटेड और B लिमिटेड के लिए पहले तो 2 कॉलम बना देता हूँ और एक कॉलम रखता हूँ पर्टिकुलर के लिए, ताकि आजू बाजू में ही इंफॉर्मेशन रहे और कंपेरिजन भी फैसिलिटेट हो जाए। पहले कॉलम की हेडिंग होगी पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे A लिमिटेड, तीसरे कॉलम में लिखेंगे B लिमिटेड। अब मुझे क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेल्स में से सेल्स की क्वांटिटी में सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट नंबर A में लिखेंगे सेल्स। दोनों ही फॉर्म के लिए सेल्स क्वांटिटी 10,000 की है और दोनों ही फॉर्म के अंदर सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ का है, यानी दोनों ही फॉर्म की सेल्स होनी चाहिए 2 लाख रुपीज़। अब इसमें से सबसे पहले लेस करेंगे दोस्त वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों की वेरिएबल कॉस्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग है। A लिमिटेड के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपये है, लेकिन B लिमिटेड के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है। तो इनका सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर भी हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 15 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से माइनस होगी 1,50,000। यहाँ पर भी हम 10,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 10,000 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट शायद 19 रुपीज़ है, नहीं सॉरी 10 रुपीज़ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 1 लाख। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया जाए तो ये कैलकुलेट होगा दोस्त कंट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे C पॉइंट में कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू A माइनस B। 2 लाख माइनस 1,50,000, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन होता है 50,000 का और यहाँ कंट्रीब्यूशन रेज होता है 1 लाख रुपीज़ का। अब इसमें से माइनस करनी है मैंने लेस फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। A लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 40,000, B लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 90,000, तो इसमें से माइनस होगा 40,000, इसमें से माइनस होगा 90,000। पॉइंट नंबर E में लिखेंगे प्रॉफिट।
प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सी माइनस डी। यहाँ पर भी प्रॉफिट है 10,000 का, यहाँ पर भी प्रॉफिट है 10,000 का। दोनों कंपनियां एक जैसी सेल्स जनरेट करती हैं, दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी सेम है और दोनों कंपनियों का प्रॉफिट भी सेम है, लेकिन दोनों कंपनियों के कॉस्ट के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स। तब ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी में निकालें कि रुपीज़ में निकालें। अब दोस्त कॉस्ट को एनालाइज करना है, किसी में भी निकाल लो, मैं रुपीज़ में निकाल लेता हूँ। पॉइंट नंबर एफ में लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रैकेट में लिख देता हूँ रुपीज़ में। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सर इसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन, सॉरी इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं तो ए लिमिटेड की फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय ए लिमिटेड का पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ए लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 50,000, डिवाइडेड बाय सेल्स है इनकी 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स है इनकी 2 लाख%, तो इनका कंट्रीब्यूशन होगा 25%। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 25% करूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इनके लिए ब्रेक इवन सेल्स निकल के आती है ₹1,60,000। यही काम बी लिमिटेड के लिए भी करेंगे। बी लिमिटेड की फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय बी लिमिटेड का पीवी रेशो ढूंढो। बी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन आया था 1 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स है 2 लाख, इज इक्वल टू इनका पीवी रेशो है 50% का। 90,000 डिवाइडेड बाय 50% करूं तो इनकी ब्रेक इवन सेल्स आती है 1,80,000 की। अब मैंने एक बात और भी डिस्कस की थी आपसे, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लगे यहाँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लो, एफ जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी एक्चुअल सेल्स पॉइंट नंबर ए में लिखी है, ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट नंबर एफ में लिखी है। तो एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स ए माइनस एफ कर दिया जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो जाएगी। एक्चुअली मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था, इसलिए मैंने ब्रेक इवन सेल्स को रुपीज़ में कैलकुलेट किया था। 2 लाख माइनस 1,60,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनके लिए होती है 40,000। 2 लाख माइनस 1,80,000, तो इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20,000। लो दोस्त, सारी कहानी यहीं पे समझ में आ गई। अगर 2 लाख रुपए की सेल्स जनरेट करने के बाद ए लिमिटेड की मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40,000 है, लेकिन 2 लाख रुपए की सेल जनरेट करने के बाद भी बी लिमिटेड के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ 20,000 रुपए की। इसका मतलब अगर कभी मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई, मार्केट के अंदर कोई भी एडवर्स कंडीशन डेवलप हुई और अगर डिमांड कम हुई और सेल कम हुई तो बी लिमिटेड जल्दी लॉस में आ जाएगी, लेकिन ए लिमिटेड अपने आप को फिर भी कुछ हद तक संभाल के रखेगी। सर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ए लिमिटेड ने उसकी फिक्स कॉस्ट बढ़ी, उसकी फिक्स कॉस्ट ए लिमिटेड की अगर मैं फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को देखूं तो आप अपने डेटा को मैच करो। ए लिमिटेड की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही थी, उन्होंने बढ़ने दी, लेकिन उन्होंने अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल किया। बी लिमिटेड ने अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करने के लिए फिक्स कॉस्ट को बढ़ने दिया। तो भाई जिस कंपनी की फिक्स कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी ऑपरेटिंग रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा, और ऑपरेटिंग रिस्क अगर ज़्यादा होगा तो जब कभी मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी, सेल्स अगर गिरेगी तो आप लॉस के एरिया में उतनी जल्दी आ जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है दोस्त क्योंकि अगर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताऊं तो ये ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड, मान लेते हैं पहले ए लिमिटेड के लिए ये है इसकी फिक्स कॉस्ट, ए लिमिटेड की ये है वेरिएबल कॉस्ट, तो ए लिमिटेड के लिए ये होगी टोटल कॉस्ट। सेम चीज़ अगर मैं बी लिमिटेड के लिए भी लेकर चलूँ तो ये है बी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट, ये है बी लिमिटेड की वेरिएबल कॉस्ट, तो ये होगी बी लिमिटेड की टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का स्ट्रक्चर दोनों का इस तरीके से हो गया। बस अगर दोनों में डिफरेंस है, रुको, दोनों में अगर डिफरेंस है, ये हो गया ए लिमिटेड के लिए। अब अगर मैं बी लिमिटेड के लिए बात करूं तो बी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट 90,000 है, मतलब ए लिमिटेड से ज़्यादा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कम है। अब वेरिएबल कॉस्ट कम है तो वेरिएबल कॉस्ट को मैं इस तरीके से ले लेता हूं, तो कॉस्ट का स्ट्रक्चर इनका इस तरीके का आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करूं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ये है सेल्स, दोनों की सेल्स एक जैसी, ये है दोनों की सेल्स, ये है सेल्स, ये है वेरिएबल, सॉरी ये है टोटल कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूं तो ये इन दोनों के बीच का ये एंगल चेक करो। बी लिमिटेड के अंदर ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल जितना ज़्यादा होगा पीवी रेशो भी उतना हाई होगा,
पीवी रेशो। तो अगर मैं कहूँ पीवी रेशो ऑफ बी लिमिटेड इज ग्रेटर देन पीवी रेशो ऑफ ए लिमिटेड। अब पीवी रेशो जितना हाई होगा तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही सेल्स ड्रॉप डाउन होगी, थोड़ी सी भी अगर सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आया तो इनके प्रॉफिट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और इसीलिए ये फॉर्म ज़्यादा रिस्की हो जाती है। और अगर यही फॉर्म अपनी फिक्स कॉस्ट को कम करके वेरिएबल कॉस्ट को अगर थोड़ा सा बढ़ने भी देती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। बस यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। आइए लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे क्योंकि हमसे एनालिसिस मांगी गई है, इसलिए बहुत सारे नोट्स लिखने पड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, इट इज़ एविडेंट दैट margin of safety of A limited is double than that of B limited। B limited की मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी 20,000 रुपीज़ की। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों की कॉस्ट स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाए तो दोनों सेम लेवल की सेल जनरेट करने के बाद भी दोनों की मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग अलग है। तो यहां पर आगे लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट बोथ हैव सेम सेल्स वॉल्यूम में भी इनकी एक जैसी है और रुपीस में भी इनकी एक जैसी है। वॉल्यूम एंड रुपीस, या सॉरी वॉल्यूम एंड क्वांटिटी, ऐसा लिखो, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी एंड सेम प्रॉफिट लेवल। ए लिमिटेड की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बी लिमिटेड की मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डबल है, जबकि दोनों की सेल्स वॉल्यूम क्वांटिटी में भी और रुपीस मॉनेटरी वैल्यू में भी देखा जाए तो दोनों की सेल्स कांस्टेंट है और दोनों का प्रॉफिट मार्जिन भी कांस्टेंट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में डिफरेंस आया क्यों? ठीक, तो वही लिखेंगे, द डिफरेंस इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द डिफरेंस इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी ट्रेस्ड to the fact that cost structure of two firms are entirely different। फिर भी दोनों की मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग अलग है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। बी लिमिटेड हैज हायर फिक्स कॉस्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिमिटेड एंड द फॉर्मर मतलब जो कंपनी हमने पहले लिखी है वो, and the former would suffer losses more quickly than latter in case of decrease in sales। तो भाई पहले कौन सी कंपनी लिखी है? बी लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ए लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट कम है, इसलिए कल को अगर मार्केट के अंदर सेल्स डिक्रीज होती है तो बी लिमिटेड जल्दी अपने लॉसेस को फेस करना शुरू कर देंगे एज कंपेयर टू ए लिमिटेड। फिर आगे लिखेंगे, इफ अ फर्म हैज हाई रिस्क लेवल। अब हाई रिस्क लेवल किससे डिसाइड होगा? फिक्स कॉस्ट से। अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका रिस्क लेवल भी हाई होगा। तो लिखेंगे, इफ अ फर्म हैज high risk level as indicated by low margin of safety
margin of safety and high fixed cost, high fixed cost, comma, then following steps may be taken to improve the position. अगर किसी फर्म की रिस्क ज़्यादा है, किससे पता चल रहा है? आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है या आपके फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फर्म इन दो कारणों से, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम आ रहा है, फिक्स कॉस्ट आपका ज़्यादा है, इसलिए आप ज़्यादा रिस्की पोजीशन पे हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। सर कौन कौन से स्टेप? सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कम कर दो। इसके अगेंस्ट में अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ती है तो बढ़ने दिया जा सकता है। आई डोंट थिंक इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पहला स्टेप तो आपको ये लेना चाहिए कि आप अपने फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। दूसरा, आप पहले से ज़्यादा सेल्स जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एक्चुअल सेल्स जितनी ज़्यादा ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा आएगी, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। तो लिखेंगे पहला, सबसे पहला तरीका तो ये होता है इंक्रीज ओवरऑल सेल्स लेवल। आप अपने पहले तो सेल्स लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें। सेल्स लेवल बढ़ जाएगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर फिक्स कॉस्ट फिर भी हाई है तो इंक्रीज्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, आप अपनी फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, तो लिखेंगे हम लोग इसी के अंदर रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट, रिडक्शन इन फिक्स्ड कॉस्ट। अब या तो आप फिक्स कॉस्ट को डायरेक्टली कम करने की कोशिश करें, और अगर कम नहीं होती तो फिर एक काम ये किया जा सकता है कि आप अपनी कुछ फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और कन्वर्जन ऑफ फिक्स कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट, इनटू वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा तरीका ये है, आप अपनी ब्रेक इवन सेल्स को रिड्यूस करने की कोशिश करो। अब ब्रेक इवन सेल्स कैसे रिड्यूस होगी? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट को तो कैसे मैनेज करना है वो तो हमने 2 पॉइंट में लिख दिया। अब दूसरा नंबर आता है कंट्रीब्यूशन का। आप अपना कंट्रीब्यूशन का मार्जिन बढ़ाओ। कंट्रीब्यूशन का मार्जिन कैसे बढ़ेगा? आप एक काम करो, आप अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर उतनी ही रहती है तब भी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा, तो इससे आपकी ब्रेक इवन पॉइंट जो है या ब्रेक इवन सेल्स है वो कम हो जाएगी। तो लिखेंगे reducing break even sales, reducing break even sales by increasing contribution। किसी भी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा लिया जाए। अब कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का या तो आप अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा लो। अगर ऐसा लगता है कि मार्केट में कंपटीशन के कारण हम अपने सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, तो फिर ऑल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप अपने सेलिंग प्राइस को भले ही मत बढ़ाओ। ऑल्टरनेटिव तरीका यहाँ पर फिर ये हो जाता है कि फिर आप एक काम करो, आपकी फिक्स कॉस्ट को अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस अगर आप नहीं बढ़ा सकते, तो कोशिश करो कैसे भी करके वेरिएबल कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। जहां पर आपके डायरेक्ट मटेरियल जिनसे खरीद रहे हैं उनसे ज़्यादा डिस्काउंट डिमांड करो। डायरेक्ट लेबर या लेबर की कॉस्ट को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करो। तो इस तरह से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन सेल्स कम हो जाएगी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा। तो ये था दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी का कुछ छूटा होगा तो फटाफट लिखेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
इसके बाद हमने अपनी एनालिसिस को यहाँ पर मेंशन किया था, इसको भी चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, लिख के हो गया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। यस सर, चलो लिख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से दोस्त। क्वेश्चन नंबर होगा अब हमारा 3। फॉलोइंग डेटा इज गिवन, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल 24 रुपीज़ का लगने वाला है। प्रोडक्ट बी के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 14 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ ₹3 पर आवर, 6 रुपये। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में आप डायरेक्ट लेबर के 6 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप अपनी लेबर को 1 घंटे के लिए 3 रुपये की वेजेस पे कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ए को बनाने में 2 घंटों का समय लग रहा है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2 आवर्स और यहाँ पे 9 रुपये की पेमेंट हो रही है। इसका मतलब प्रोडक्ट बी को बनाने में 3 घंटों का समय लगना चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹4 पर आवर, तो यहाँ पर भी 2 घंटों का समय लगेगा। 1 घंटे के लिए आप 4 रुपये की पेमेंट करेंगे तो 2 घंटों के लिए आपके वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपये खर्च होंगे। वैसे ही यहाँ पर भी प्रोडक्ट बी को बनाने में आपके एस्टिमेटेड 3 घंटे लगने वाले हैं। 3 आवर्स शुड बी देयर। तो हर 1 घंटे के लिए वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको 4 रुपये के खर्च करने हैं, तो 3 घंटों के लिए हो जाएंगे 12 रुपये। आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपीज़ और 110 रुपीज़ पर यूनिट की। स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटा। अच्छा, ऊपर जो हमने लिखा वो नीचे उन्होंने क्लैरिफाई करके दे रखा है। स्टैंडर्ड टाइम जो लगेगा प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटों का समय लगना चाहिए। 2 आवर्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 3 आवर्स विल बी रिक्वायर टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। सॉरी। स्टेट विच प्रोडक्ट यू वुड रिकमेंड टू मैन्युफैक्चर व्हेन लेबर टाइम इज अ की फैक्टर, सेल्स वैल्यू इज अ की फैक्टर। सवाल ये है कि सर ये की फैक्टर क्या होता है? हमें हर बार हम जितना देखो भाई, हर एक बिजनेस के अंदर या एक बिजनेस यूनिट को ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के लिए अनलिमिटेड प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। अनलिमिटेड प्रोडक्शन करने के लिए अनलिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी। आपको अनलिमिटेड मटेरियल चाहिए, अनलिमिटेड लेबर चाहिए, अनलिमिटेड मशीनरी चाहिए, अनलिमिटेड फैक्ट्री चाहिए। आपको सारी एसेट्स अनलिमिटेड चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फैक्टर का या फैक्टर इनपुट का शॉर्टेज जाएगा ही जाएगा, गारंटी है। हो सकता है कई बार हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज होती है कि हमारे पास इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, तो आप प्रोडक्ट ए बनाएं कि प्रोडक्ट बी बनाएं, या किसको पहले प्रेफरेंस दें। कई बार हमारे पास लेबर की शॉर्टेज होती है, तो प्रोडक्ट ए बनाएं कि प्रोडक्ट बी बनाएं, किसको पहले प्रेफरेंस दें। हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर की फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सा आपका फैक्टर इनपुट ऐसा है जो लिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास में अवेलेबल है, जिसको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो फैक्टर ऑटोमेटिकली की फैक्टर हो जाते हैं। ये कहते हैं कि बताओ
स्टेट विच प्रोडक्ट यूड रिकमेंड टू मैन्युफैक्चर, आप दोनों में से ए और बी दोनों में से कौन से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिकमेंडेशन देंगे अगर कंडीशन नंबर 1 लेबर इज द की फैक्टर। अगर लेबर की फैक्टर है इसका मतलब लेबर आपके पास में अबंडेंट क्वांटिटी में या लेबर आवर्स आपके पास में अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होंगे, ये आपके पास में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। तो उन्हीं लिमिटेड क्वांटिटी के लेबर आवर्स को यूटिलाइज करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग की फैक्टर्स। तो दोस्त सर ऐसे टाइम पे कैसे काम किया जाए? बस कुछ नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता है उसी तरीके से काम करेंगे। आओ चेक करते हैं। जो की फैक्टर, जो लिमिटिंग की फैक्टर है या जो भी की फैक्टर है, हम उस की फैक्टर के अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कमाते हैं उसके बेसिस पर हमारे डिसीजन बेस्ड होंगे। तो लिखेंगे जल्दी से सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 में सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अब हमारे पास में दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो एक कॉलम प्रोडक्ट बी के लिए, एक कॉलम प्रोडक्ट ए के लिए, और एक कॉलम रख लेता हूं मैं पर्टिकुलर के लिए। पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। कंट्रीब्यूशन निकालना है, बताओ कहाँ से शुरू करूं? सर सेल से शुरू करते हैं। ठीक है चलो भाई, सेल्स तो पूरी दी नहीं हुई है क्योंकि सेल्स क्वांटिटी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। इन्होंने सिर्फ सेलिंग प्राइस बताया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रखा है, तो हम भी यहीं से काम कर लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़, प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस है 110 रुपये, 100 रुपीज़ एंड 110 रुपीज़। सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट के अलग अलग कंपोनेंट है। सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की प्रोडक्ट ए को बनाने में 24 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी को बनाने में 14 रुपीज़ खर्च होने वाले हैं। उसके बाद दूसरी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर, 6 रुपये और 9 रुपये। डायरेक्ट लेबर 6 रुपीज़ 9 रुपीज़। तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट, 8 रुपीज़ और 12 रुपीज़। वेरिएबल ओवरहेड्स 8 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़। सबसे पहले सब टोटल बी। सब टोटल बी में आपको पता चलेगा कि आप टोटल कितनी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करते हैं। 24 + 6 + 8 इज इक्वल टू 38 रुपीज़। 14 + 9 + 12 इज इक्वल टू 35 रुपीज़। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ये निकलेगा मेरा पर यूनिट, और ये होगा A माइनस बी। 100 माइनस 38 तो ये हो जाएगा ₹62। 110 माइनस 35 ये हो जाएगा 75 रुपीज़। अब मेरे क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग की फैक्टर्स हैं। पहला की फैक्टर है लेबर, इसलिए अब मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर भी निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर भी कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे डी पॉइंट में कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। ये कह रहे हैं लेबर आर आपके लिए की फैक्टर है, इसका मतलब लेबर आर हमारे पास में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और अगर लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। इससे पता चलेगा कि अगर लेबर 1 घंटे काम करती है तो हम किस प्रोडक्ट में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। जिस प्रोडक्ट में से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पहले करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर सर कैसे निकालेंगे? निकालेंगे दोस्त कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर आर पर यूनिट। प्रोडक्ट ए की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलता है 38 रुपीज़ का, और प्रोडक्ट ए को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम लगता है 2 घंटों का। तो 38 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर, सॉरी कंट्रीब्यूशन 62 रुपीज़ का आया था। सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 62 रुपीज़ का,
और एक यूनिट प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने में 2 घंटों का समय लगता था, तो 62 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर आएगा ₹31 पर आर। लेकिन बी के लिए बात करूं तो कंट्रीब्यूशन आया था 75 रुपीज़ का और एक यूनिट को बनाने में 3 घंटों का समय लगता था। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर आएगा यहाँ पे ₹25 पर आर। तो बताओ लेबर के हर एक घंटे के बदले में हम किस प्रोडक्ट में से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं? सर प्रोडक्ट ए में से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, इसलिए हम किसको रिकमेंड करेंगे? प्रोडक्ट ए को। अगर लेबर की फैक्टर है, लेबर अगर एक लिमिटेड फैक्टर इनपुट है, तो हम पर आर ऑफ लेबर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं प्रोडक्ट ए में, इसलिए हम पहले रिकमेंड करेंगे कि पहले प्रोडक्ट ए बनाया जाए, फिर जो सरप्लस लेबर बचेगी उससे प्रोडक्ट बी बनाया जाए। दूसरी कंडीशन में था हमारे लिए सेल्स वैल्यू की फैक्टर है। अब सेल्स वैल्यू अगर की फैक्टर है तो अब एक बार और मैं कैलकुलेट करूंगा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इस बार कैलकुलेट होगा कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। हर ₹1 की सेल्स में किस प्रोडक्ट में से हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं? सर कैसे निकालोगे? निकालेंगे दोस्त कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 62 रुपीज़ का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपीज़ का। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स होगा यहाँ पे 0.62 पर रुपी। ₹1 की सेल्स अगर मैं करूं या ₹1 का सामान बेचूं तो प्रोडक्ट ए से हम 62 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। अगर प्रोडक्ट बी की बात करूं तो ₹75 डिवाइडेड बाय ₹110, 75 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू ये होता है ₹0.68 पर रुपी ऑफ सेल। अगर मैं प्रोडक्ट ए की ₹1 की सेल जनरेट करूं, प्रोडक्ट ए का ₹1 का अगर सामान बेचूं तो मैं उससे 62 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाता हूं। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट बी का ₹1 का सामान बेचूं तो उससे मैं 68 पैसे का कंट्रीब्यूशन कमाता हूं। तो अगर सेल्स वैल्यू मेरे पास में की फैक्टर है, अब सेल्स वैल्यू अगर की फैक्टर है तो सेल्स वैल्यू या कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल 68 पैसा प्रोडक्ट बी में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं प्रोडक्ट बी को पहले रिकमेंड करूंगा। सर अगर ये कहते हैं सेल्स क्वांटिटी लिमिट की फैक्टर होता तो सेल्स क्वांटिटी अगर की फैक्टर होता तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें भी प्रोडक्ट बी के केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा आता है। तो अगर सेल्स क्वांटिटी और सेल्स वैल्यू की फैक्टर हैं तब हम रिकमेंड करेंगे कि पहले प्रोडक्ट बी बनाया जाए, बाद में प्रोडक्ट ए बनाएंगे। लेकिन अगर लेबर आर की फैक्टर है तो फिर हमारी रिकमेंडेशन होगी कि पहले हम प्रोडक्ट ए को बनाएंगे, बाद में बचे हुए लेबर आर को यूज करके प्रोडक्ट बी बनाएंगे। तो अपनी रिकमेंडेशन लिखेंगे या कंक्लूजन लिखेंगे कंक्लूजन कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में क्या था कि सर हमारा लेबर की फैक्टर है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ए विल बी रिकमेंडेड if labor is key factor. Product A will be recommended if labor R is key factor. Key factor क्यों? Because contribution per labor R of product A is higher than contribution per labor R of product B. Because contribution per labor R of product A, contribution per labor R of product A था ₹31 is higher than that of product B और इसका था ₹25 पर आर, ₹25। तो अगर लेबर आर की फैक्टर है तो हम प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए पहले रिकमेंडेशन देंगे। दूसरा, अगर सेल्स वैल्यू की फैक्टर है तो फिर हम प्रोडक्ट बी को रिकमेंड करेंगे। तो लिखेंगे प्रोडक्ट बी विल बी रिकमेंडेड इफ sales value is
key factor because contribution per rupee of sale per rupee of sales of प्रोडक्ट बी, ये था ₹0.68 is higher than that of प्रोडक्ट ए, इसका आया था ₹0.62। लेबर आर की फैक्टर है तो प्रोडक्ट ए रिकमेंड होगा, सेल्स वैल्यू अगर की फैक्टर है तो प्रोडक्ट बी रिकमेंड होगा, और अगर सेल्स क्वांटिटी के फैक्टर होती तो सेल्स क्वांटिटी के लिए हमने निकाला था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी प्रोडक्ट बी के केस में ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए अगर सेल्स क्वांटिटी की फैक्टर होती तो हम यहाँ पर अभी भी प्रोडक्ट बी को ही रिकमेंड करते। तो ये पॉइंट आप क्वेश्चन में नहीं पूछा है फिर भी लिख दो, प्रोडक्ट बी विल बी रिकमेंडेड if sales quantity is key factor because contribution per unit, अब क्वांटिटी की बात है इसलिए contribution per unit लिखेंगे, contribution per unit of product B ₹75 is higher than that of प्रोडक्ट ए रुपीज़। प्रोडक्ट ए के केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 62 रुपीज़। ये हमारी रिकमेंडेशन होगी। अगर किसी का कुछ छूटा होगा तो फटाफट आप इसको लिखें, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए दोस्तों, लिख के हो चुका होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 3 रुपये, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड 10,000, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ की है, ट्रेड डिस्काउंट 5% का है। ऑल्सो डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स आर 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए काम करना शुरू करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगा गया है। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे काम किया जा सकता है। तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। इसके पहले भी एक स्टेटमेंट बनाया था हम लोगों ने, जहाँ पे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन वगैरह निकाला था, वो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट ही था। शुरू करें। पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। अब यहाँ पे टोटल सेल्स तो दी नहीं है, तो सेलिंग प्राइस से ही काम चलाते हैं। लेकिन सेलिंग प्राइस मुझे चाहिए है नेट। सर नेट का मतलब देखो,
सेलिंग प्राइस 10 रुपये की है, लेकिन 5% का आप ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं, तो आपको पूरे 10 रुपये थोड़ी मिल जाएंगे। आप किसी को 10 रुपये का सामान बेचोगे, उसको 5% का डिस्काउंट अगर माइनस करोगे तो नेट सेलिंग प्राइस आपको कितनी रिसीव होगी? 9.50 की। तो सेलिंग प्राइस चाहिए नेट, और ये होगी ₹10 माइनस 5% ऑफ ₹10, तो नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी 9.50। अब मुझे चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहली वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपये। दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 2 रुपये, डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज़ पर यूनिट। तीसरा है इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर 2 रुपये की है, तो 2 रुपये का 100% होगा 2 रुपीज़, और कुछ नहीं सर, खत्म हो गई कहानी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बनती है 3 2 5 और 2 7 रुपये, 7 रुपीज़। अब अगर मैं ए में से बी माइनस कर दूं तो कैलकुलेट हो जाता है दोस्त कंट्रीब्यूशन, ए माइनस बी, ये होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.50। अब हमसे मांगा जा रहा है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताओ, तो लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स। हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं फिलहाल क्वांटिटी में, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट होगी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 10,000 रुपीज़ की, ₹10,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ₹2.50। 10,000 डिवाइडेड बाय 2.50 करोगे तो कैलकुलेट होगा 4,000 यूनिट्स। लो दोस्त, ब्रेक इवन पॉइंट तो निकल गया, और क्या मांग रहे हैं ये बताओ। ऑल्सो डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स आर 10% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर सेल्स ब्रेक इवन पॉइंट से 10% ज़्यादा हुई तो क्या होगा? भाई देखो, अगर सेल्स 10% ज़्यादा हुई तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सेल्स 10% से बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ जाएगा। या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी 2.50 का है, तो आपकी सेल्स जब 10% से बढ़ेगी तो यानी ब्रेक इवन पॉइंट से सेल्स अगर 10% ज़्यादा होगी, 4,000 का 10% हो गया 400 यूनिट। इसका मतलब सेल्स अगर 4,400 यूनिट होगी तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन होगा 4,400 यूनिट का 2.50, ये होता है 11,000 रुपीज़। 11,000 रुपीज़ में खाली सिर्फ आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है 10,000, तो प्रॉफिट होगा 1,000। लिखेंगे, लिखने के लिए पहले मैं जगह बना लूँ, यहीं बाजू में एक स्टेटमेंट बना देता हूँ। लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स इज 10% मोर देन ब्रेक इवन सेल्स। अगर एक्चुअल सेल्स आपकी ब्रेक इवन सेल्स से 10% ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? रुपीज़। सबसे पहले तो चाहिए मुझे सेल्स क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी होगी मेरी, ब्रेक इवन सेल्स थी 4,000 यूनिट्स की, इसी में प्लस करो 10%, तो सेल्स क्वांटिटी होगी मेरी 4,400 यूनिट्स की। ऊपर रुपीज़ लिखना तो गलत है, इसलिए ऊपर रुपीज़ मिटा देता हूँ, बस खाली स्टेटमेंट बना देता। क्या कर रहा हूँ मैं? सेल्स क्वांटिटी 4,000 यूनिट। आगे चलते हैं। अब अगर मैं सेल्स क्वांटिटी पर यूनिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर ए, यानी सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.50। 4,400 इंटू 2.50, ये हो जाता है 11,000 रुपीज़। इसमें से अगर मुझे लेस करना है तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट लेस करना है, तो सी पॉइंट में लिख लेते हैं दोस्त फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाएंगे तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगेगी। पहले की फिक्स कॉस्ट चली आ रही थी 10,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पर भी फिक्स कॉस्ट होगी 10,000 रुपीज़। तो ई पॉइंट में निकल आएगा नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट।
प्रॉफिट होगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट बी माइनस सी ₹1000 का। तो दोस्त अगर आपकी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल से 10% ज़्यादा रही तो आप कितने का प्रॉफिट कमाएंगे? ₹1000 का प्रॉफिट कमाएंगे। चलो दोस्त फटाफट लिखना शुरू करो तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखे हो गया हो तो आगे चलने की परमिशन है? यस सर, बिल्कुल परमिशन है, आप तो आगे बढ़ो। ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्लास कंपनी मैन्युफैक्चर बॉल पेन्स is working at 40% capacity and producing 10,000 ball pen per year. The cost element for each ball pen are as given below. Material 20 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, लेबर कॉस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट की लगेगी, ओवरहेड लगेंगे 10 रुपये के। इसमें 40% वेरिएबल होंगे, इसका मतलब बचे हुए 60% फिक्स होने वाले हैं। ईच बॉल पेन सेल्स फॉर ₹40. सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3% if the production is at 50% capacity and 5% if worked at 90% capacity. The fall in selling price is accompanied by similar fall in material price. You are required to find out the profit at 50% and 90% capacities using marginal cost approach. Also calculate break even point at these two levels. अब ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है तो सबसे पहले मुझे कंट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रीब्यूशन आएगा, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो होगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट निकालना होगा, तो क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके होंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। शुरू करें? यस सर शुरू करो। चलो फिर आगे लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 5। पहली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द प्रॉफिट एट 50% एंड 90% कैपेसिटीज यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो लिखेंगे स्टेटमेंट showing calculation of profit at various activity level using marginal cost approach। अब 50% और 90% दो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे काम करना है, इसीलिए पहले तो एक 90% का कॉलम बना लो, एक 50% का कॉलम बना लो, और एक कॉलम रहने दो पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर कैपेसिटी 50%, कैपेसिटी 90%। अब आपका कैपेसिटी लेवल कुछ भी हो, पहले तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। आओ दोस्त देखें। अब सबसे पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसमें से माइनस कराएंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसके बाद निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा के हम निकाल लेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, और जब टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा तो इसी में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करा देंगे तो निकल आएगा प्रॉफिट। सर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? हम टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्यों नहीं कर देते दोस्त? टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। पर यूनिट सेलिंग प्राइस के लिए पहले पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, तब जाके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा। इसलिए मैंने कहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो ना, दिक्कत क्या है। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो सबसे पहले अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे आउटपुट कितना होना चाहिए ये भी चेक कर लो। ये कह रहे हैं 40% कैपेसिटी लेवल पे काम करते हैं तो 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय
10,000 डिवाइडेड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 50% कर दूं तो 50% एक्टिविटी लेवल पे इनका आउटपुट निकल के आता है 12,500 यूनिट। पॉइंट नंबर ए में लिखेंगे आउटपुट, या तो फिर ये होगा क्वांटिटी टू बी सोल्ड। अगर 50% एक्टिविटी लेवल पे काम करना हो तो ये हो जाएगा 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये होती है 12,500 यूनिट्स। 90% कैपेसिटी लेवल पे आउटपुट निकालना है तो ये हो जाएगा 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 40% एक्टिविटी लेवल पे काम कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 0.40, 90% पे कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 90। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40% और इसको लिख सकते हो 90%, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, तो यहाँ पर होगी 22,500 यूनिट्स। चलो, अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे कितनी यूनिट प्रोड्यूस करके हम बेचेंगे वो तो पता चल गया। अब मुझे चाहिए है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलते हैं, प्रेजेंट में हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 40 रुपए। ईच बॉल पेन सेल्स फॉर ₹40। हर एक बॉल पेन अभी 40 रुपए का बिकता है। सेलिंग प्राइस फॉल बाय 3% इफ प्रोडक्शन इज एट 50% कैपेसिटी। अगर 40 से 50% कैपेसिटी लेवल पे जाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी को बेचने के लिए आपको सेलिंग प्राइस 3% से कम करना पड़ेगा। तो बताओ 50% एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होना चाहिए? सर 50% एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो 40 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस तो प्रेजेंट में ही चल रहा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3% ऑफ ₹40। 40 रुपए का 3% और माइनस करेंगे, 40 माइनस 3%, तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा ₹38.80। आगे की इंफॉर्मेशन कहती है एंड 5% इट वर्क एट 90% कैपेसिटी। और अगर 90% कैपेसिटी लेवल पे काम करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 5% से कम करना पड़ेगा। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस होगा ₹40 माइनस 5% ऑफ ₹40। तो 40 माइनस 5%, तो यहाँ पर रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा 38 रुपीज़। चलो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो मिल गया। अब चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर सी में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इन्होंने डायरेक्टली आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बताई है, वेरिएबल कॉस्ट के अलग अलग कंपोनेंट बताएं। पहला कंपोनेंट है इसके अंदर मटेरियल, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पहला कंपोनेंट है मटेरियल कॉस्ट। बताओ हर एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल कितने रुपए का लगेगा? 20 रुपए का। नहीं दोस्त नहीं, पढ़ो क्या लिखा है। द फॉल इन सेलिंग प्राइस इज अकम्पनीड बाय सिमिलर फॉल इन मटेरियल प्राइस। अगर आप अपने सेलिंग प्राइस को 3% से कम करते हैं तो आप जो डायरेक्ट मटेरियल खरीदेंगे उसमें भी आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपने सेलिंग प्राइस को 5% से कम करते हैं तो जब डायरेक्ट मटेरियल खरीदेंगे उसमें भी आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। यानी अभी एट 40% एक्टिविटी लेवल मेरी मटेरियल कॉस्ट 20 रुपए की है, लेकिन जैसे 50% एक्टिविटी लेवल पे जाऊंगा मेरी मटेरियल कॉस्ट 3% से कम हो जाएगी। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगी 20 रुपीज़ माइनस 3% ऑफ ₹20। 20 माइनस 3%, ये हो जाता है ₹19.4। अभी मेरी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 20, लेकिन जैसे ही मैं 90% कैपेसिटी लेवल पे जाऊंगा मेरी सेलिंग प्राइस 5% से बढ़ेगी, तो यहाँ पर मेरी मटेरियल कॉस्ट भी 5% से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 5% माइनस करना पड़ेगा, 5% ऑफ ₹20। 20 माइनस 5%, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट होगी 19 रुपीज़ की। इसके बाद लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर भी 6 रुपीज़ लगने वाली है, यहाँ पर भी 6 रुपीज़ लगने वाली है। इसके बाद ओवरहेड ₹10 वेरिएबल है। हर एक यूनिट के लिए आप 10 रुपए के ओवरहेड इनकर करते हैं और 40% इसमें वेरिएबल है। इसका मतलब 10 रुपए का 4% वेरिएबल ओवरहेड होंगे। तो लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स ₹10 का 40% ये होंगे वेरिएबल ओवरहेड, यानी वेरिएबल ओवरहेड लगने वाले हैं 4 रुपए।
सर फिक्स जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेंगे, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है। चलते हैं आगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सब टोटल सी, तो सब टोटल सी मुझे ये बताएगा कि टोटल मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने लगने वाली है। आओ चेक करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल कॉस्ट लगेगी 19.40, लेबर कॉस्ट लगेगी 6 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 4 रुपये, तो 29.4 रुपीज़। लेकिन 90% एक्टिविटी लेवल पे मटेरियल कॉस्ट होगी 19 रुपीज़ प्लस 6 रुपीज़ प्लस 4 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹29 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मिल गई। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये होगा दोस्त बी माइनस सी। 38.80 माइनस 29.40 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आता है ₹9.40। 90% एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस होगा 38 रुपीज़ का, इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 29, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा 9 रुपीज़ पर यूनिट का। पॉइंट नंबर ई में अब अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, मैं कह रहा हूं टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड और टोटल क्वांटिटी टू बी सोल्ड को मल्टीप्लाई कराओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो क्वांटिटी टू बी सोल्ड लिखा है पॉइंट नंबर ए में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा है पॉइंट नंबर डी में, तो ए मल्टीप्लाइड बाय डी कर देते हैं। 12,500 यूनिट बनाएंगे, हर एक बेचेंगे, हर एक यूनिट में 9 रुपये 40, अरे यार 12,500 यूनिट्स बेचेंगे, हर एक यूनिट में हम 9.40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे ₹1,17,500। 90% एक्टिविटी लेवल पे मैं 22,500 यूनिट बना के बेचूंगा और हर एक यूनिट पे मैं कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा 9 रुपये का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा दोस्त 2,02,500 रुपीज़ का। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से बस फिक्स्ड कॉस्ट और माइनस कर दो तो प्रॉफिट भी निकल आएगा। ई पॉइंट नंबर एफ में लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, तो भाई ये कह रहे हैं जब हम 40% एक्टिविटी लेवल पे काम करते हैं तो हम 10,000 बॉल पेन्स बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम 10,000 बॉल पेन बनाते हैं, हर एक बॉल पेन को बनाने में हमारी ओवरहेड्स लगते हैं 10 रुपए के, ₹10, यानी कुल मिला के ओवरहेड हमारे 1 लाख रुपए के लग रहे होंगे। इसमें 40% तो वेरिएबल ओवरहेड हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड होंगे 60%। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड निकल आती है 60,000। अब अगर 40% एक्टिविटी लेवल पे मेरे फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 के हैं तो 50% एक्टिविटी लेवल पे भी मेरे फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 रुपीज़ के ही रहेंगे और 90% एक्टिविटी लेवल पे भी मेरे फिक्स्ड ओवरहेड 60,000 रुपीज़ के ही रहेंगे। अब अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर एफ लिखेंगे पॉइंट नंबर जी प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैं टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि पॉइंट नंबर डी में लिखा, सॉरी टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है, इसमें से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट जो कि पॉइंट नंबर एफ में लिखी हुई है, तो लिखेंगे यहां पर ई माइनस एफ। 50% एक्टिविटी लेवल पे कंट्रीब्यूशन आया है 1,17,500 माइनस फिक्स कॉस्ट है 60,000 की, तो नेट प्रॉफिट आता है 57,500 रुपीज़ का। 90% एक्टिविटी लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन है 2,02,500, 2,02,500, इसमें से माइनस कराऊँ मैं फिक्स कॉस्ट 60,000, तो नेट प्रॉफिट आता है 1,42,500 रुपीज़ का। लो दोस्त, प्रॉफिट तो निकल गया। इनकी दूसरी डिमांड थी कि इन दोनों एक्टिविटी लेवल पे भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर एच में ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पहले हम क्वांटिटी में निकालेंगे, फॉर्मूला होगा इसका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
50% एक्टिविटी लेवल में भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, सॉरी फिक्स कॉस्ट थी मेरी 60,000 रुपीज़ की, लेकिन मेरा 50% एक्टिविटी लेवल पे कंट्रीब्यूशन था 29 रुपीज़ 40, नहीं सॉरी, मेरा कंट्रीब्यूशन था 9 रुपीज़ 40 पैसे का। तो डिवाइडेड बाय करेंगे ₹9.40, तो इससे निकल आएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी। 60,000 डिवाइडेड बाय 9.40, ये हो जाता है 6,382.9। अब फ्रैक्शन में तो यूनिट बन नहीं सकती, तो ये हो जाता है 6,382.9 यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6,383 यूनिट्स। 90% एक्टिविटी लेवल पे चलूँ तो यहाँ पर भी मेरी फिक्स कॉस्ट है तो 60,000 रुपीज़ की, लेकिन 90% एक्टिविटी लेवल पे मेरा कंट्रीब्यूशन है 9 रुपये का, ₹9। तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 9, 6,666.67 यूनिट। अब फ्रैक्शन में यूनिट तो मैन्युफैक्चर हो नहीं सकती, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6,667 यूनिट्स। ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन क्वांटिटी। अब अगर निकालना हो रुपीस में HI, तो लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में। सर रुपीस में कैसे निकालेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये निकलेगी ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है पॉइंट नंबर H पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखी है पॉइंट नंबर B में, तो H मल्टीप्लाइड बाय B करा दिया जाए तो इससे निकलेगी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में या ब्रेक इवन सेल्स रुपीज़ में। 50% एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 38.80, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेक इवन की क्वांटिटी है 6383, तो ये हो जाता है ₹2,47,660.40। 90% एक्टिविटी लेवल पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगी 38 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेक इवन क्वांटिटी होगी 6,667 यूनिट्स, तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी 2,53,346 रुपीज़ की। लीजिए, ये दो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में मांगी गई थी, फटाफट आप इसको चेक करेंगे, अगर कुछ छूटा होगा तो लिखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोगों ने इस पेज पे कंप्लीट किया था।
चलिए दोस्तों, उम्मीद है लिख के हो चुका होगा। जल्दी से अब आगे बढ़ेंगे, क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। सर क्लास में और क्या बाकी है? दोस्त आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको भी आप सॉल्व करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6, from the following data you are required to calculate the break even point and net sales value at this point. Selling price per unit 25 rupees की है, direct material 8 rupees, direct labor 5 rupees, fixed overhead 24,000, variable overhead है at the rate of 60% on direct labor, trade discount 4% का। if the sales are 50% and 20% above than the break even volume, determine the net profit। ये क्वेश्चन लगभग हमारे किससे मिलता जुलता है? फोर्थ क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसलिए मैं इसको आपको होमवर्क में दूंगा। ये होगा आपके होमवर्क का सवाल, चाहो तो लिख लो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत आए तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1,50,000 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40 एंड द फिक्स कॉस्ट इज ₹2 per unit। कंपनी फिक्सेस इट सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन द कॉस्ट। What is the break even point? What is the profit volume ratio? If it reduces the selling price by 5%, how does the revised selling price affect the break even point and profit volume ratio? If the profit increases, if a profit increase of 10% is desired more than budget, what should be the sales at a reduced price? लगभग ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लगभग ऐसे ही था। 8th क्वेश्चन फिलहाल छोड़ देता हूं मैं। 9th क्वेश्चन को होमवर्क में दिया जा सकता है। ब्रेक इवन चार्ट बनाना, चलो रहने दो इसको। 10th क्वेश्चन, असर्टेन द प्रॉफिट व्हेन सेल 2 लाख रुपीस की है, फिक्स कॉस्ट 4 लाख है, ब्रेक इवन पॉइंट 1,60,000 का है। इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में दिया जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। इन 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे। अगले लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम इन 3 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, आप अपने आंसर को इससे मैच करेंगे ताकि आपको पता चले कि वाकई में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग कितना समझ में आया है। उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोस्त, हैव अ नाइस डे, नाइट, इवनिंग, व्हाटएवर इट मे बी, डू व्हाटएवर यू वांट बट कंप्लीट योर होमवर्क।